हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की जो डेट है वो आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 19 जून 2022 को होना है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। आज हम इस वीडियो में यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए जीएस पोर्शन के 25 क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो की लास्ट तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसे डिटेल में कवर करेंगे। ये जो डिटेल का टॉपिक होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। हम हर रोज़ ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक्स और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते रहते हैं और डेली करंट अफेयर की वीडियो लाते रहते हैं। इस एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने स्कोर्स आए हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत में दूसरे सर्वोच्च स्थान पर होता है। पहले सर्वोच्च स्थान पे राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे सर्वोच्च स्थान पे उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत के एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। आइए आगे देखते हैं। दिया है दूसरा क्वेश्चन कि मनुष्य का रक्त लाल निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो जो मनुष्य का रक्त या ब्लड जो लाल होता है, ये लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन की जो उपस्थिति होती है, इसके कारण हमारा जो ब्लड है ये लाल पाया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन रक्त में आयरन युक्त वर्णक पाए जाते हैं, इसे श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। आगे देखते हैं। दिया है तीसरा क्वेश्चन कि भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि विधान परिषद को उच्च सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अस्थायी सदन होता है विधान परिषद, और कुल शक्ति विधानसभा की शक्ति के 1/3 से 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकती। ये जो विधानसभा परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्यकाल है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले 1/3 सदस्यों के साथ 6 वर्ष का होता है। ताज़ा चुनाव और नामांकन हर तीसरे वर्ष राज्यपाल द्वारा किया जाता है और परिषद अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आगे देखते हैं। दिया है चौथा क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसकी उत्पत्ति जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक एक गांव में हुई है। यह एक नृत्य नाट्य प्रदर्शन है जिसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृति नाट्य शास्त्र में है। यह भारत के सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की तरह विकसित हुआ, जो एक धार्मिक कला के रूप में यात्रा करने वाले मंडलों, मंदिरों और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। मृदंगम, झांझ, वीणा, बांसुरी और
तंबूरा कुचिपुड़ी में पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। इसको आप ज़रूर याद रखें कि आंध्र प्रदेश का जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो कौन कौन सा है। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो पारंपरिक वाद्य यंत्र मृदगम, झांझ, वीणा, बांसुरी और तंबूरा कुचिपुड़ी है। आगे देखते हैं, दिया है 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बारे में हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये जनिक जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है और एक जो विद्युत तापक होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, दिया है 6वां क्वेश्चन कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म ये कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि सम्राट अशोक जिसका 304 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अपने रक्त रंजित अभिमान और कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था या अपनाया था। अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारत के मौर्य वंश के सम्राट थे। अशोक को मस्की शिलालेख में बुद्ध शाक्य और सारनाथ शिलालेख में धर्मकोश के रूप में संदर्भित किया गया है। उन्हें देवप्रिय अर्थात देवताओं के प्रिय और प्रियदर्शी अर्थात रमणीय दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। अशोक धम्म की नीति पर विश्वास करते थे। अशोक की लुम्बिनी की यात्रा लुम्बिनी को कर से छूट देने का उल्लेख लुम्बिनी देई स्तंभ शिलालेख में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है 7वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है या उसमें उसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 51A है इसमें मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है या इसका उल्लेख किया गया है 51A में। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य को बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के जो राष्ट्रपति है उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी जो शक्ति होती है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली की जो भी प्रक्रिया है उसको बताया गया है। और अनुच्छेद 56 में अध्यक्ष पद पर कार्यकाल कितने समय तक होगा इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, दिया है 8वां क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के बाद दौरान भारतीय सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा ये जो बहादुर शाह जफर हैं इनको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसको डिटेल में हम देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो बहादुर शाह जफर हैं इनको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था और बाद में उनके पुत्रों के साथ 20 सितंबर 1887 को हुमायूं के मकबरे पर विलियम हडसन द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अन्य नेताओं अर्थात मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिबा जो है, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल ने भी बहादुर शाह जफर के साथ विद्रोह का समर्थन किया था। आगे देखते हैं, दिया है 9वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक प्रवासन है। प्रवासन का मतलब हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्रवासन होता क्या है। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। प्रवासन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आना और जाना है। जब लोग
देश की सीमाओं के भीतर पलायन करते हैं या प्रवेश करते हैं तो इसे आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देशों के बीच लोगों के प्रवासन को संदर्भित करता है। प्रवासन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, क्योंकि यह न केवल जनसंख्या के आकार को बदलता है बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित करता है। ये जो प्रवासन है ये जनसंख्या परिवर्तन के लिए बहुत ही निर्धारक है और ये जनसंख्या जो संरचना होती है इस पे अपना प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं, दिया है 10वां क्वेश्चन कि जो मशरूम है निम्न में से क्या है। मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक कवक है जिसको फंगी बोलते हैं, फंगी या फंगस बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। फंगस का ही एक रूप होता है मशरूम, इसकी एक प्रजाति है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि मशरूम का वैज्ञानिक नाम बेसिडियोमाइसिटिस है। यह कवक का एक मांसल मतलब प्रजाति विषाणु वाला हिस्सा है जो मनुष्यों द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ जो मशरूम होते हैं ये बहुत ही विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं, और कुछ जो मशरूम होते हैं ये खाने योग्य होते हैं जिसे मनुष्य अपने खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। यह बेसिडियोमाइसिटिक वर्ग का है और इसे वैज्ञानिक रूप से एग्रिकस के नाम से भी जाना जाता है। माइकोलॉजी कवक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उनके आनुवांशिक और जैव रासायनिक गुण और उनका जो वर्गीकरण है शामिल रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है कि कवक विज्ञान जो होता है उसका अध्ययन हम किस वर्ग में करते हैं। तो इसका अध्ययन कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है 11वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय वो होती है जो आय कारक का कुल योग होता है जिसके द्वारा पूरे, जैसे कि हमारे इंडिया में हो गया कि सभी प्रति व्यक्ति की जितनी भी आय होती है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह आय कारक का कुल जो योग होता है उसे राष्ट्रीय आय का तात्पर्य कहते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठनात्मक क्षमता के उनके योगदान के लिए संसाधनों द्वारा राष्ट्रीय आय अर्जित किए जाते हैं। किराए, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जिसे नेशनल इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहा जाता है किसी देश की प्रगति, देश की राष्ट्रीय आय विकास से निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं, दिया है 12वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो निम्न में से विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है ये फ्लोरीन है और इसका जो चिन्ह होता है या सिंबल होता है ये F होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है और सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु भी है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन को पॉलिंग विद्युत ऋणात्मक पैमाने पर 3.98 की ऋणात्मकता और 1 की संयोजकता पाई जाती है। फ्लोरीन परमाणु को अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन कक्षा को भरने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि F जो है आयन के रूप में मुक्त फ्लोरीन होता है। आगे देखते हैं, दिया है 13वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। पहला दिया है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। इनमें से कौन सी फसल जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। तो इसमें से जो सभी फसलें हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ये सभी फसलें उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है या इनका उत्पादन किया जाता है। देख लेते हैं कि रबी की फसल क्या होती है। रबी की फसल इस प्रकार की फसलें जो होती है वो सर्दियों के मौसम में जैसे अक्टूबर से दिसंबर की शुरुआती समय में बोई जाती है और इस फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी आदि आते हैं। खरीफ की फसल क्या होती है।
इस प्रकार की फसलों में खरीफ की जो फसल होती है अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होती है। तो यह मई से जुलाई महीनों में बोया जाता है खरीफ की फसल को। और इस फसल के अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, जूट इत्यादि आते हैं। जायद की फसल क्या होती है? जायद की फसल जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो यह मार्च अप्रैल के महीनों में बोई जाती है और जून जुलाई तक इसे काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी जो आदि सब्जियां होती है ये सब आती हैं। आगे देख लेते हैं, दिया है 14वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो अम्ल, इसमें से कौन सा अम्ल जो है वो विटामिन है? तो ये जो स्कार्बिक अम्ल है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि विटामिन सी को स्कार्बिक अम्ल या एल स्कार्बिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। स्कार्बिक अम्ल के सबसे समृद्ध स्रोत जिनमें भारतीय आंवला, खट्टे फल जितने भी होते हैं वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। जैसे नींबू हो गया, संतरा, नींबू, टमाटर, आलू, पपीता, हरी सब्जियां, लाल मिर्च, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी आदि शामिल होते हैं। विटामिन सी और आयरन की कमी से अक्सर एनीमिया रोग हो जाता है। आगे देखते हैं, दिया है 15वां क्वेश्चन कि गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह क्यों शुरू किया था। तो गांधी जी ने दांडी जो सत्याग्रह है जिसको नमक कानून भी जाना जाता है या नमक कानून के रूप में जाना जाता है उसे दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने दांडी जो सत्याग्रह है ये नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया था। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती में अपने आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया ताकि दांडी में अपने नमक का निर्माण किया जा सके। यह जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और अहमदाबाद के पास साबरमती में 24 दिनों के लिए यात्रा निकाली गई थी। गांधी जी और ब्रिटिश शासन के विरोध और नमक उत्पादन के ब्रिटिश कराधान को कानूनी और कर मुक्त बनाने के हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखते हैं, दिया है 16 क्वेश्चन कि हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली अधिकतर प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। तो हमारी आँखों में जो प्रवेश करने वाला अधिकतर जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं ये अपवर्तन के लिए कार्निया उत्तरदायी होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए कार्निया की बाह्य परत उत्तरदायी होती है। कार्निया एक पतली झिल्ली होती है जिसके माध्यम से प्रकाश किरणें हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं और यह नेत्र गोलक के सामने की तरफ पर पारदर्शी उभार बनाता है। रेटिना क्या है? रेटिना आँख की 3 परतों में से एक है जहाँ छवि का या परछाई होती है उसका निर्माण होता है। अन्य 2 रंजित और श्वेत पटल हैं। यह प्रकृति में प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। परितारिता कार्निया के पीछे मौजूद एक श्याम मांसल डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, दिया है 17 क्वेश्चन कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। तो ये जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला जाएगा। केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ अपनी 6 वर्ष की लंबी परियोजना सिक्योर हिमालय के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, अस्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः ठीक करना है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मग है और राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है।
आगे देखते हैं, दिया है 18 क्वेश्चन कि कोबोल COBOL का पूर्ण रूप क्या होता है या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो कोबोल होता है इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल। कोबोल का पूर्ण रूप या इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसे पहली बार 1960 में कोडेस्लाई समिति CODASYL समिति डेटा सिस्टम भाषाओं पर सम्मेलन द्वारा विकसित किया गया था। यह मुख्य रूप से व्यवसाय उन्मुख अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीचे देख लेते हैं कि ये जो है ये एग्ज़ाम में पूछा गया फुल फॉर्म है कि ASCII आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है। बायोस का क्या होता है, बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये दोनों जो है एग्ज़ाम में पूछा गया फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, दिया है 19 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी ये चिनाब नदी है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है या गुजरती है। भारत से पाकिस्तान में बहने वाली 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, दिया है 20 क्वेश्चन कि किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है। तो किसी निकाय पर किया गया कार्य केवल एक अदिश राशि होती है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि बल द्वारा कार्य किया जाता है जब निकाय को प्रयुक्त बल की दिशा में कुछ दूरी के माध्यम से वास्तव में विस्थापित किया जाता है। चूँकि शरीर को F मतलब फोर्स की दिशा में विस्थापित किया जा रहा है, इसलिए बल द्वारा शरीर को विस्थापित करने के लिए एक दूरी के माध्यम से कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं, दिया है 21 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये जो ओरेकल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि इन सभी में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इन तीनों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो उसको हम टिक करेंगे। लिनक्स है, विंडो है और डॉस है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो ओरेकल है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर विकास के लिए शक्तिशाली लाभ लाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना प्रत्येक एप्लीकेशन को अपने UI साथ ही साथ अंतर्निहित कंप्यूटर की सभी निम्न स्तरीय कार्यक्षमता जैसे डिस्क, स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेस आदि को संभालने के लिए आवश्यक व्यापक कोड को शामिल करना होगा। आगे दिया है कि टेप स्टोरेज को प्रबंधित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार 1950 के दशक के अंत में विकसित किया गया था। जनरल मोटर्स रिसर्च लैब ने अपने IBM 701 के लिए 1950 के दशक की शुरुआत में पहला OS लागू किया था। 1960 के दशक के मध्य में ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिस्क का उपयोग करना शुरू किया। आगे देखते हैं, दिया है 22 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के अधिकांश भागों में कब से कब तक वर्षा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिकांश वर्षा किस समय या किस टाइम पे होती है। तो ये जो जून से सितंबर का जो समय होता है, ये जो महीना होता है, यहाँ पे इस महीने में भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। वर्षा कौन से मानसून कराते हैं ये देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं क्या होती हैं कि भारत अपनी अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर के बीच की अवधि कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष से होने वाली मौसमी हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर से भारत की मुख्य भूमि की ओर बहती हैं। आगे देखते हैं, दिया है 23 नंबर का क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेफड़े का रोग है। तो ये जो तपेदिक जो रोग होता है ये फेफड़े का रोग होता है, लंग्स का रोग होता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि तपेदिक फेफड़े का एक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होती है। ये रोग गंभीर संक्रामक रोग फेफड़ों को प्रभावित करती है, फेफड़ों को, हमारे जो लंग्स होते हैं उसको इफ़ेक्टेड करती है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माइक्रोबैक्टीरियम के माध्यम से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस के हैं जब टीबी खांसी कारण छींकने या थूकने वाले लोग हवा में टीबी के कीटाणुओं को फैलाते हैं। आगे देखते हैं, दिया है 24 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में सबसे तेज 22,000 रन पूरे किए हैं। तो ये जो विराट कोहली हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपने सबसे तेज़ 22,000 रन को पूरे किए हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि विराट कोहली सबसे तेज़ 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। स्टार बल्लेबाज के 418 मैचों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,011 रन हैं। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद इस मुकाबले को हासिल करने वाले कोहली तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 22,000 रन पूरे किए जब उन्होंने 86 का स्कोर मारा। कोहली 22,000 रन तक पहुंचने वाले क्रिकेट के इतिहास में 8वें बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर वर्तमान में 664 मैचों में 34,357 रन के साथ शीर्ष स्थान पर हैं। उनके बाद कुमार संगकारा हैं जिन्होंने 28,016 रन बनाए हैं। आगे देखते हैं, दिया है 25वां क्वेश्चन कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ये जो वैक्स वर्ड है इसको ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है वैक्स को। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वैक्स को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। बोलचाल से इसका उपयोग या तो टीका या एक संज्ञा में के रूप में टीकाकरण और एक क्रिया के रूप में टीका लगाने के लिए किया जाता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस जो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए समाचार सामग्री को विश्लेषण करता है, इसके अनुसार सितंबर 2021 में वैक्स 2020 की तुलना में 72 गुना अधिक बार दिखाई दिया। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल सके और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, जिससे हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें। हमारे चैनल द स्टडी टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।